हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 के लिए नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एक सैंपल पेपर को सॉल्व करना। इससे पहले हम 3 सैंपल पेपर सॉल्व करके वीडियो बना चुके हैं। उनके लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो यहाँ पर जो हमारा पेपर होता है उसमें हमारे 40 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के, 20 क्वेश्चंस आते हैं हमारे मैथ के और 20 आते हैं हिंदी के। तो जो हमारा सैंपल पेपर सेट किया है हमने ठीक इसी तरीके से किया है। शुरू में 40 क्वेश्चंस हमारे रीजनिंग के देखिए यहाँ तक, उसके बाद हमारे 20 क्वेश्चंस हमारे मैथ के हैं इसमें यहाँ तक, और उसके बाद ये हिंदी के गद्यांश है। ठीक है, तो पूरे ही पेपर को सॉल्व करेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो मैं आपको ये सजेशन देता हूँ, सबसे पहले जब आप पेपर देने जाएं नवोदय प्रवेश परीक्षा का, तो सबसे पहले आप मैथ वाले पार्ट को सॉल्व करें, उसके बाद हिंदी और सबसे लास्ट में रीजनिंग। इसी क्रम में मैं आपको सैंपल पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। मुझे लगता है कि यही सबसे सही तरीका है किसी भी प्रवेश परीक्षा के लिए, इस प्रवेश परीक्षा के लिए। पहले हम मैथ इसका कर लें क्योंकि उसमें 20 क्वेश्चन है, और 20 हिंदी के गद्यांश के भी कर लें। उसके बाद जो बाकी सारा समय बचा है वो हम अपना रीजनिंग में लगाएं, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा टाइम लगता है, चीज़ों को थोड़ा सोचना पड़ता है। मैथ में अगर आपको फॉर्मूला आता है, सवाल आता है तो कर ही देंगे, नहीं आता है तो नहीं करेंगे। रीजनिंग किसी सवाल बेस्ड या फॉर्मूला बेस्ड नहीं होती है, इसमें आपको केवल माइंड चलाना होता है, तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम मैथ वाला पोर्शन करेंगे। यहाँ से मैथ वाला पोर्शन शुरू है। क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 60 तक आपका मैथ का पोर्शन आएगा, और 61 से लेके 80 तक आपका आएगा हिंदी का। ठीक, तो पहला सवाल है हमारा इसमें, भिन्नो 44/49, 33/38, 22/25 तथा 24/29 को अवरोही क्रम में निम्न प्रकार से लिखा जाता है। इस भिन्न को हमें अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो इनके हर बराबर कर लीजिए। इस सवाल में हर बराबर करना थोड़ा टिपिकल होगा, क्योंकि इस सवाल में जो संख्याएं हैं वो कट नहीं रही यहाँ पर। जैसे ये 49 7 के पहाड़े में आएगी तो अन्य कोई नहीं आएगी, 25 5 के में आएगी तो अन्य कोई नहीं आएगी। तो ये संख्याओं में लैसे निकालना काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये होता है फिर कि आप इन्हें दशमलव में बदल, 44/49 को 49 से भाग कर दे 44 में, दशमलव आगे 0 बढ़ाया, 8 बार जाएगा, 8 9 72, हासिल का 7, 8 चौक 32 और 7 39, ये बचेगा हमारा 48, दशमलव लगी रहा, 0 बढ़ाया, 9 बार चला जाएगा, 9 9 81, 9 चौक 36 और 8 44, तो ये आ जाएगा 0.89। दूसरा वाला है हमारा 33/38, इसे भाग करेंगे, भाग करना आपको आता होगा, 0.86 आ जाएगा। तीसरा वाला है हमारा इसमें 22/25, इसे भाग करेंगे तो 0.88 आएगा। और चौथी जो भिन्न है वो है 24/29, इसे भाग करेंगे तो 0.82 आ जाएगा। तो आरोही क्रम आप खुद देख लीजिए कौन सा होगा इसमें। आरोही क्रम मतलब पहले, अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम मतलब पहले सबसे बड़ी हमारी दिख रही है ये वाली है, उसके बाद 0.88 है, फिर 86 वाली है, और फिर 82 वाली। ठीक है, तो 89 वाली है 44/49, और 88 वाली है हमारी इसमें 22/25, 86 वाली है 33/38, और 82 वाली है 24/29। तो ये चारों हमारा आंसर आ गया। इसमें कौन सा देखिए आंसर सही है, आप खुद देखिए। 44/49, 22/25 वाला आंसर हमारा इसमें सही है, यानी कि ये वाला आंसर सही है। दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या इन दोनों के बीच में नहीं है। तो देखिए इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, इनके हर बराबर कर लेंगे। यहाँ मैं आपकी एक तरह से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये दूसरा जो सवाल है इसमें 42वां, -5/6 है और 7/8 है, तो इनके बीच में संख्या नहीं है पूछ रहा है। तो पहले हर बराबर करेंगे, तो इसमें गुणा कर देंगे 2 से, और इसमें गुणा कर देंगे 3 से, इसमें गुणा कर देंगे 4 से, इसमें कर देंगे 3 से, तो नीचे 24/24 हो जाएगा। तो इसमें 4 से करेंगे तो -20/24, और इसमें करेंगे तो 21/24। अब इन चारों संख्याओं को देखो जरा, ये -11/12 क्या इसके बीच में आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि 20 के बाद आएगा -19, फिर -20/24, और 21/24 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? तो ये वाली संख्या जो इसके बीच में वो नहीं आ सकती। बाकी सारी संख्या आ जाए, क्योंकि यहाँ पर -11/12 दे रखा है, यहाँ पर 24 आ गया है। अगर -11/12 को अगर हम इसका हर भी 24 बनाएं 2 से गुणा करके, तो ये बनेगा -22/24, और -22 तो इसमें आ नहीं सकता, क्योंकि 20 के बाद फिर 1900 और 18 17 से होते हुए 21 तक जाएगा, तो ये संख्या इसके बीच में नहीं आएगी। अगला है x बराबर 2/3, y बराबर 3/4, तो x माइनस वाई की -1 और x की -1 माइनस वाई की -1 के मध्य एक परिमेय संख्या बतानी है।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों के मान निकाल लेंगे और परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी इन दोनों के मान आएंगे उन्हें जोड़ के 2 से कर देंगे भाग। ये तरीका होता है परिमेय संख्या निकालने का। कैसे करेंगे सवाल को वो देखिए आप। पहले हमें जो x और y के मान दे रखे हैं वो निकालने हैं। आपको सवाल बहुत तेजी से करने हैं पेपर में, क्योंकि समय बहुत कम रहता है। x बराबर 2/3 दे रखा है, y बराबर 3/4। जो मान निकालने, पहला निकालना है x माइनस वाई की -1 का। तो x का मान 2/3 माइनस 3/4 की -1, कैसे आ जाएगा इसका 12। भिन्न हल करना आना चाहिए। यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, तो ये आया -1/12 की -1। इसका उल्टा कर देंगे, इस घात को मतलब है इस -1 की घात का बटेगी, जब इसे उल्टा कर देंगे यानी कि आ जाएगा -12। दूसरा है x की y माइनस वाई की -1। यहाँ पर x का मान रखेंगे और माइनस वाई का मान रखेंगे। अब पहले इन्हें उल्टा करेंगे फिर घटाएंगे। उल्टा करेंगे तो 3/2 आ गया और ये 4/3। इसका लैसे 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 1/6। अब परिमेय संख्या निकालनी, तो इन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो। -12 प्लस के 1/6 और बटे 2। इसका ऊपर वाले का लैसे आ गया 6, तो आएगा -72 प्लस 1 और 2 गुणा नीचे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -71/12। अब आप देख लीजिए कौन सा सही है उत्तर, हमारा सी वाला सही है। जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, यानी कि जब इसको इससे भाग दिया जाएगा तो जो शेषफल आएगा और इस वाली को इससे भाग दिया जाएगा वो शेषफल आएगा, तब भागफल क्या है। 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग किया जाता है। दोनों के शेषफलों को भाग किया जाता है। तो पहले हमें भाग करना है, देखिए यहाँ पर 108 से 80,808 में 108 से भाग करेंगे जब 80,808। देखिए भाग करना आपको आता है, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधे इसका उत्तर लिख दे रहा हूँ। इसका उत्तर जो आएगा 80,808 को भाग करके शेषफल जो बचेगा वो 24 बचेगा। आप करिएगा गुणा भाग करके। और दूसरा वाला भाग करना है 109 से 90,909 में, और जब इसे भाग करेंगे तो इसका शेषफल हमारा बचेगा 3। अब 3 से अब 24 में भाग कर दीजिए, कितना बचेगा, इसका शेषफल 3 बच रहा है। अब इसमें 24 में 3 से भाग कर दीजिए, भागफल पूछा कितना आएगा, 3 8 24। शेषफल नहीं पूछा है। अब लास्ट में क्या पूछा है उसने कि भागफल क्या है। इसके शेषफल का आपस में भाग करो तो भागफल क्या आ रहा है हमारा 8 आ रहा है। इस पर हम टिक कर देंगे। अगला सवाल बहुत जल्दी से चलते हैं सवाल नंबर 45 की तरफ। सवाल नंबर 45 है हमारा, सवाल को पढ़ते हैं पहले। 12 और 16 का न्यूनतम सार्व गुणज। देखिए न्यूनतम मतलब लोएस्ट, सार्व मतलब कॉमन, गुणज मतलब मल्टीपल, यानी कि एक तरह से एलसीएम लैसेपे को हम कहते हैं न्यूनतम सार गुणज। तो 12 और 16 का लैसेपे गुणा 10 और 15 का लैसेपे किसके बराबर है, यानी कि उन दोनों की गुणा करनी है। 12 16 का लैसे और 10 और 15 का। तो 12 16 का लैसे निकाल दो फटाफट से। पहले 2 छक्की 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 एकम 3, 4 और 4 एकम 4। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 चौक 48। और निकालना किसका, 10 का और 15 का। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर 2 से काट दो और फिर 3 से काट दो। ये आ जाएगा 5 दूनी 10 तिया 30। अब क्या करेंगे, इन दोनों गुणा करनी, तो 48 गुणा 30 यानी कि 1440 आ जाएगा हमारा इसका उत्तर। इसे हम टिक कर देंगे। अगला है दो संख्याओं का में से 6 ले से 432 है, यदि एक संख्या 48 तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए हो सकता है ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पेपर में ये पूछा जा सकता है आपसे। इस सूत्र को तो आप जरूर याद कर लें, में से गुणा ले से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस सूत्र को तो आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें। तो इस सवाल में से दे रखा है 6, ले से 432 है, एक संख्या 48 है, दूसरी बतानी है x मान लिया। देखो सीधे सीधे से काटना सीखो। 6 अट्ठे 48 कट गया, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 कटा, क्योंकि ये इसके बटे में जाता फिर ये इसके बटे में जाता, x का मान सीधे सीधे आ गया 54। देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 47। सरल करना है हमें। देखिए यहाँ सवाल में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, यहाँ पर प्लस के निशान की जगह आएगा हमारा भाग का निशान। 2 सही 3/4 बटे 1 सही 5/6 भागे 7/8 गुणा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/7 भागित 3/7 का 3/4। इस पूरे का मान निकालना है। सवाल मैंने यहाँ पर लिख लिया है। हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन्हें हम सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 4 दूनी 8 और 3 11/4 हो गया ये, और 11/6 हो गया ये, भागित 7/8। इन दोनों को ले से लेके जोड़ेंगे तो 12, यहाँ पे 4 प्लस 3 ये हो गया 7/12।
प्लस 5/7 भागित 3/7 और का मतलब होता है गुणा 3/4। अब क्या करेंगे, देखिए 11 से 11 कटा, ये संख्या चली जाएगी ऊपर, तो 6/4 भाग की जगह गुणा लगा के इसे उल्टा कर देंगे और गुणा 7/12 प्लस 5/7 और गुणा लगा के देखिए ये 28 चला जाएगा ऊपर और 9 नीचे। इसमें पहले गुणा करेंगे क्योंकि पहले का लग रहा है ना, कहीं आप पहले भाग कर दे, पहले का वाली चीज़ को हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम बोर्ड मास वाला लगाएंगे। तो 7 चौक 28 कट गया, ये 7 से 7 कट गया, ये 4 दूनी 8 कट गया, ये 2 छिक्की 12 से 12 कट गया ये। तो कुल मिला के यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 20/9 और ये आ जाएगा 9 एकम 9 और 29/9। ये हमारा आ गया इसका उत्तर। तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मिश्रित भिन्न वाला उत्तर है 3 सही 2/9 हम इसे लिख सकते हैं। 48वां सवाल है, यदि x ब्रैकेट -2 मझला ब्रैकेट -4 छोटा ब्रैकेट -1 मझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद +5 बड़ा ब्रैकेट ओपन -2 मझला ब्रैकेट ओपन -2 छोटा ब्रैकेट ओपन -a छोटा ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद बराबर 4 है, तो x का मान क्या होगा। सवाल देखने में जितना डेंजरस लग रहा है उतना है नहीं, बहुत आसान सवाल है, केवल सरल करना है, x का मान निकालना। देखिए मैं बताता हूँ कैसे होगा। सवाल उतार लेता हूँ। x है, फिर बड़ा ब्रैकेट है -2 मझला ब्रैकेट -4 फिर -a सारे ब्रैकेट यहाँ बंद +5 -2 -a और सारे ब्रैकेट बंद बराबर 4a। तो देखिए सबसे पहले इन सब की गुणा करनी है, कुल मिला के कुछ नहीं करना है, सारे गुणा में है ये पद, ये दोनों 4a होगा और ये इसकी गुणा करके हो जाएगा -8a, इसमें और कुछ ना होगा। ऐसे यहाँ सारे गुणा में है, ये माइनस माइनस प्लस माइनस -4a बराबर 4a। ये a जो है हर जगह से कॉमन लेके कट जाएगा, ये a यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से, ये नहीं ये दोनों कटेंगे क्योंकि यहाँ से कॉमन लिया जाएगा ये। तो यहाँ बचेगा -8x, यहाँ बचेगा -20 बराबर 4। पक्षांतर कर लेंगे, ये 20 इधर जाके हो जाएगा प्लस का हो गया 24 और 8 से 3 बार कटेगा, साथ में इसका माइनस भी जाएगा, x का मान आ जाएगा -3। कितना आसानी से सवाल हमने कर दिया। अगला सवाल है प्रतिशत पर। 2 सवाल प्रतिशत पर आधारित है। सवाल नंबर 49, सवाल नंबर 50। 50 होते ही 10 सवाल पूरे हो जाएंगे हमारे। 49वां सवाल क्या कह रहा है, इसे पढ़ लेते हैं पहले। किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। तो हम मान ले रहे हैं संख्या का x है, तो x का 20% हमें दे रखा है 120। 20 पंजे 100 काटा, 5 से गुणा करी तो वो संख्या 600 है जिसका 20% 120 है। अब इसका 120% निकालना है तो 120/100 कर दो। संख्या का 20% निकाल के पहले हमने संख्या निकाल ली, फिर इसका 120% निकाल दिया। 100 छिक्की 600 और ये आ गया 720। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगला है हमारा 10,000 का 33 से 1/3% का 0.15% कितना होगा, यानी कि 2 बार निकालना है। पहले निकालना है एक बार 10,000 का 33 सही 1/3 का मतलब कितना हो गया 100/3, प्रतिशत हटा के 0 लगा लो तो 10,000 गुणा 100/3 और गुणा के 100, ये कट गया, यानी कि आ गया 10,000/3। अब इसका कितना निकालना 0.15%, तो गुणा 0.15/100, प्रतिशत हटा के फिर यहाँ पॉइंट हटा के भी तो 0 बढ़ गई, तो 4 ही 0 कट गई और 3 पंजे 15, केवल 5 इसका उत्तर हमारा आया। इस वाले उत्तर को हम टिक लगा देते हैं। अगला सवाल लाभ हानि का सवाल है। सवाल नंबर 51। यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। हानि प्रतिशत का सूत्र लगा दीजिए और क्रय मूल्य को मान लीजिए x, विक्रय मूल्य को मान लीजिए y और अनुपात निकालना। तो हानि प्रतिशत का सूत्र लिख देता हूँ फटाफट से। हानि प्रतिशत का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य और गुणा के 100। हानि प्रतिशत दे रखी है 15, क्रय मूल्य हमारा x मान लिया, ये y मान लिया, ये बटे x गुणा के 100। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इसे काट लेंगे, 5 तिया 15, 5 से कट गया 20 बार, तिरछी गुणा कर देंगे इसकी 3x बराबर 20x माइनस 20y, दोनों में गुणा करनी है, इसमें भी और इसमें भी। फिर क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे इसे, तो आ जाएगा ये 17x और ये बचेगा 20y। क्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य को ले आओ, ले आए जी, ये रहा क्रय मूल्य, ये रहा विक्रय मूल्य, इसे इसके नीचे ले जाओ, आंसर आ गया 20:17।
सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, एक बार दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। हम चलते हैं सवाल नंबर 52 की तरफ, क्योंकि हमें पूरा पेपर सॉल्व करना है। हम केवल यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे हैं, बाकी सारे टॉपिक की वीडियो तो मैंने बनाई रखी है पहले से। 52 सवाल है साधारण ब्याज पर। सवाल क्या पढ़ लेते हैं, कितने समय में 5% की वार्षिक ब्याज की दर से धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। यानी कि अगर हम मूलधन मान लें 100 रुपये, तो उसका जो मिश्र धन हो जाएगा, धन का मान कितना हो जाएगा, 100 में 100 का 40% बढ़ा दो, ये यानी कि 40 रुपये बढ़ के 140 रुपये हो जाता है। तो ब्याज कितनी मिल गई इस पर, ब्याज मिल गई इस पर 40 रुपये की। मूलधन माना एक्स, मिश्र धन जो है इसका 40% बढ़ जाता है, मतलब प्लस करना है इसी में इसका 40% निकाल के, फिर देखना ब्याज कितनी बन रही है, और फिर ब्याज का लगा देना है सूत्र, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे के 100। ब्याज है हमारी 40, मूलधन हमारा 100 है, दर हमें निकालनी है, समय हमारा, दर हमारी 5 है, समय हमें निकालना है, एक्स मान लिया, बटे के 100। 100 से 100 कटा, 5 अट्ठे 40, क्या आ गया, 8 वर्ष। कोई दिक्कत? चलते हैं सवाल नंबर 53 की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे पहले एक बार। फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। खरबूजा 18.5 रुपये किलो है, चेरी 72 रुपये किलो है, अंगूर 120.60 रुपये किलो है, सेब जो है वो 78.40 रुपये किलो है। रेशमा ने 4.5 किलो तो खरबूजे खरीदे, यानी कि इसमें तो 4.5 गुणा कर देंगे। 1 किलोग्राम 200 ग्राम चेरी खरीदी है, वो इससे रेट निकालेंगे। 250 ग्राम अंगूर और 1 सही 3/4 किलोग्राम सेब खरीदे। उसने दुकानदार को 500 का नोट दिया, तो उसे कितने पैसे मिले। तो सबसे पहले हर एक का रेट निकालेंगे। खरबूजे कितने के आए उसे, खरबूजे खरीदे हैं उसने भैया 4 सही 1/2, यानी कि 9/2 किलो, और वो 1 किलो आते हैं 18.50 के। पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा लिए, 1 कट गई इससे, और इससे कुछ कट नहीं रहा है। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितने बचे 3, 5 सत्ते 35, ये आ गया 9 सत्ते 63, हासिल का 6, 9 तिया 27 और 6 33/2। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चिक्की 12, 2 चिक्की 12, 166 रुपये 50 पैसे के, तो उसे पड़ गई जी खरबूजे। ठीक है, और एक दो और बचा है, ये वाला नीचे, इससे और भाग करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 83.25 रुपये के। ठीक है, क्योंकि हमने एक ही दो से किया, एक दो और बच रहा है, तो खरबूजे हमारे आ गए 83.25 के। और क्या खरीदा है जी उसने, 1 किलोग्राम 200 ग्राम चेरी खरीदी है, 72 रुपये किलो है चेरी। चेरी खरीदी है 72 रुपये किलो की, 1 किलो 200 ग्राम, यानी कि 1.200 किलो। 1 किलो 200 ग्राम के किलोग्राम ये बन जाएंगे। इससे हटा लो 3 जीरो नीचे, 2 जीरो कट गई, और कुछ कट नहीं रहा है। 12 दूनी 24, हासिल का 2, 12 सत्ते 84, 85, 86/10, 86 रुपये 40 किलोग्राम की आ गई, 40 रुपये से की आ गई चेरी। 250 ग्राम अंगूर खरीदे, अंगूर 120.60 किलो है, तो इसमें 4 से भाग कर दो, 250 ग्राम निकल के आ जाएंगे। तो 120.60/4, 4 तिया 12, 0.4 एकम 4, 4 पंजे 20, इतने रुपए हो गए अंगूर के। और 4 एकम 4 और 3, 60/4 किलो सेब खरीदे हैं, उसमें इसका प्राइस इतना है। तो सेब का प्राइस कितना आ जाएगा जी, सेब है हमारे 78.40, और ख़रीदे हैं 1 सही 3/4, 4 एकम 4 और 3, 7/4। क्या इससे कट रहा है ये, 4 एकम 4, 4 निम्मा 36 कट जाएगा, 4 एकम 4, 3 9, 4 निम्मा 36.4 6 24, जीरो गुणा कर देंगे, 0 7 6 42, 7 निम 63, 4 67, 137 रुपये 20 पैसे। तो ये इतने की हमारी देखिए ये आई है खरबूजा, इतने का हमारा चेरी, इतने की हमारी अंगूर, इतने का हमारा सेब। ये थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम खाएगा आपका सवाल बहुत ज़्यादा, तो इसे तो बहुत जल्दी करना पड़ेगा आपको। तो कुल कितना खर्च किया उसने, कुल खर्च किया सबको जोड़ के हमारा आ गया ये 337.00। आप जोड़ेंगे इसे सबको तो इतना आएगा। 500 का नोट दिया था, तो बचे कितने पैसे, बचे पैसे बराबर आ गए उसके 500 माइनस 337, जाने की 163 रुपये उसे वापस मिल गए। तो हमें यहाँ इसमें 163 रुपये वाला जो उत्तर होगा वो सही है। सवाल आसान है, थोड़ा सा गुणा भाग थोड़ा इसमें ज़्यादा दे दिया है, उसको आपको ध्यान से करना है। अगला सवाल है उसे पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 54 है,
29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के स्थानीय मान में क्या अंतर है? तो दोनों में स्थानीय मान निकालो। इसका तो 500 आ गया, इसका 70 आ गया। पहला वाली जो संख्या दे रखी है तो बहुत ही आसान सवाल है। 29,503 इसमें 5 का आ जाएगा 500 और दूसरा 32,071 इसमें 7 का 70। अंतर निकालना है इनका तो 500 माइनस 70 ये आ जाएगा 430। अगला सवाल देखते हैं। ये क्षेत्रमिति के सवाल आगे लास्ट के 6 सवाल बचे हैं। एक वर्ग का परिमाप है 44। तो वर्ग का परिमाप देख के आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए इसकी भुजा कितनी हो गई 11। कैसे हो गई 11? देखिए वो बताता हूँ। परिमाप दे रखा है वर्ग का हमें 44। परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, इसका सूत्र 4 से कट जाएगा ये 11 बार, तो भुजा आ गई हमारी इसकी 11 सेंटीमीटर। ठीक, आगे क्या कह रहा है? एक आयत का परिमाप इसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 अधिक है। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? 11, इसकी है 5, ये 16 हो गई। परिमाप कितना है इस आयत का? इसी के बराबर है 44। परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 से कट जाएगा 22 बार। इसकी चौड़ाई निकालनी है। लंबाई हमारी 16 है, चौड़ाई हमने निकाल ली है, बराबर आ गया 22। ये घटा देंगे तो चौड़ाई आ जाएगी हमारी इसकी 6। निकालना क्या है वो देखो। निकालना वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल, दोनों का क्षेत्रफल निकालने हैं। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। कितनी निकाली वर्ग की भुजा हमने? 11। तो 11 गुणा 11 इसका सूत्र होता है 6 भुजा गुणा भुजा 121 आ गई। आयत का क्षेत्रफल निकाल दो। इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई ये रही, चौड़ाई ये रही। 16 गुणा 6 कितना आ गया? 96। दोनों को जोड़ दो, 6 और 1 7, 2 217 इसका आंसर आ जाएगा। इस वाले को टिक कर देंगे। अगला सवाल है। एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। ठीक इसी तरह का सवाल है। वर्ग का परिमाप 96 है, मतलब इसकी भुजा कितनी आ गई? मैं यही कर देता हूँ फटाफट से इस सवाल को शॉर्ट में। परिमाप वर्ग का कितना है? 96। तो 4 से इसमें भाग कर दे के भुजा निकल जाती है, तो भुजा आ गई इसकी वर्ग की कितनी? 24। आगे क्या कह रहा है? आयत की चौड़ाई वर्ग से 4 सेंटीमीटर कम है। तो चौड़ाई कितनी आ गई आयत की? इससे 4 कम है, तो 24 माइनस 4 कितनी आ गई? 20। आयत का क्षेत्रफल का दुगना किसके बराबर है? तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, जबकि इसके परिमाप बराबर है। तो सेम ऐसा ही सवाल है। परिमाप को लिखो पहले कितना? 96। सूत्र लगाओ, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 96। 2 से काटो 48 बार। लंबाई निकालनी है, चौड़ाई 20 है, बराबर 48। घटा दो तो लंबाई 28 आ जाएगी। आयत की लंबाई पता है, आयत की चौड़ाई पता है। क्षेत्रफल निकाल में दोगुना करना है। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 560, और इसका कर दो दोगुना, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है वो दुगना किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा 1120। ये वाला उत्तर हमारा सही है। चलते हैं सवाल नंबर 57 की तरफ। सवाल नंबर 57 क्या है? 57 सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 3 घंटे 14 मिनट 194 मिनट के बराबर होते हैं। देखिए 3 घंटे में 180 मिनट हो गए और 14 ये हो गए, तो हो गए 194। तो ये वाला तो हमारा सही है। 2 किलोग्राम 30 ग्राम, देखिए 2 किलोग्राम में हो गए हमारे 2000 ग्राम और 30 ये रहे, तो ये जुड़ के आगे 2030, ये भी सही है। 3 लीटर 80 मिलीलीटर, देखिए 3 लीटर और 80 मिलीलीटर को बनाएंगे तो 80 बटे 1000 करेंगे, क्योंकि मिलीलीटर से लीटर बनाने के लिए 1000 से भाग करते हैं। यह आएगा 3 प्लस 0.08 और ये रखा 380। तो ये वाला हमारा आंसर सही नहीं है, तो यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। अब चलते हैं अगले की तरफ। ये हमारा एक पाई चार्ट दे रखा है। निम्नलिखित वृत्त चित्र में विभिन्न मदों पर व्यय किए जाने वाला व्यय को अवरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए और कुछ तो दे नहीं रखा है, यहाँ पर कोण दे रखे हैं। अवरोही क्रम जो सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे पहले ज़्यादा कोण का है, जो सबसे कम खर्चा हुआ है वो सबसे कम कोण का है। मतलब कोणों को अवरोही क्रम में लिख दो। तो सबसे ज़्यादा हमारा खाना है, तो खाना सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा हमारा मकान किराया, उसके बाद कपड़े। तो ये वाला सही आ रहा है, खाना, मकान किराया, कपड़े, उसके बाद बचत है और लास्ट में है शिक्षा। अगला सवाल है। ए स्थान x तथा z के बीच की दूरी है 432। एक रेलगाड़ी 6 बजे सुबह AM मतलब सुबह x से z के लिए निकलती है। गति है उसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 मिनट रास्ते में रुक भी गई है।
जेड पर कितने बजे पहुंचेगी। तो पहले तो समय निकाल लो, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय निकाल देंगे पहले। दूरी है हमारी 432 सवाल में, और चाल इसकी हमें दे रखी है 72। 12 से काटो, 12 छक्की 72, 12 तिया 36, 12 छक्की 72, 6 छक्की 36। 6 घंटे तो वैसे ही लग गए उसे। और 45 मिनट वो रुक और गई है, उसके भी घंटे बना लेंगे। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 15 चौका 60। और इसे करेंगे तो ये आ गए हमारे 6 घंटे, और इसके मिनट बनाएंगे 60 से गुणा करके। 6 घंटे 45 मिनट लग रहा है टोटली। इसके घंटे में जरूरत नहीं है वैसे। 6 घंटे और 45 मिनट का टाइम लगा उसे। वो सुबह 6 बजे चली है वहाँ से, तो 6 घंटे बाद कितने हो गए, 12 तो वैसे ही बज गए, PM हो गए। 12 PM 45 पे पहुँचेगी, यानी कि 12 और 45 PM पर वो अपने गंतव्य पर पहुँच जाएगी। ये वाला आंसर इसका ठीक है। अगला है, एक धावक 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 AM पर एक स्थान से दौड़ना शुरू करता है। उसी स्थान से दूसरा धावक उसी दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 AM पर दौड़ना शुरू करता है। बताइए कितने बजे दूसरा धावक पहले को पकड़ लेगा। यानी कि एक धावक चला यहाँ से, जी ध्यान से समझा, मैं आपको चित्र बना के समझा रहा हूँ। धावक यहाँ से चला है सुबह 6 बजे, इसकी चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा धावक चला है जी, ये तो 6 बजे चला है सुबह, ये चला है बेचारा 8 बजे। ये बहुत तेज दौड़ रहा है, इसकी चाल भी दुगनी है, कितनी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये 8 बजे चला है, तो कितनी देर बाद पकड़ लेगा, हमने मान लिया x घंटे बाद पकड़ लेगा। ये x घंटे बाद वो इसे पकड़ लेगा। तो x घंटे में जितनी दूरी इसने तय करी है और जितनी दूरी इसने तय करी है वो दोनों बराबर होगी, क्योंकि पकड़ने पे तो जितना ये चलेगा उतना ये चलेगा। तो x घंटे में तय दूरी निकाल लो, पहले इसकी दूरी निकाल लो। पहले वाली दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल है हमारी 7, समय लिया है इसने x घंटे। और दूसरे वाले की दूरी निकालेंगे तो इसकी चाल है 14, और समय इसने 2 घंटे कम लिया है, क्योंकि 2 घंटे बाद चला है। ये दोनों दूरी बराबर रख दो। 7x बराबर 14x माइनस के 2। 7x बराबर 14x माइनस के 2। घटा के आ जाएगा हमारा ये 7x माइनस के 14x बराबर 14 दूनी 28 आ गया, ये माइनस के ये 28 आएगा यहाँ पर। तो x बराबर हमारा इसमें टोटल मान लो 7, ये बचा 7 चौक 28, 4 आ गया। यानी कि ये दूरी आई 4 किलोमीटर की। ये दूरी मानी है हमने, x घंटे माने हैं। तो x घंटे मतलब 4 घंटे बाद वो पकड़ लेगा उसे। तो यहाँ पर जी वो कितने बजे पकड़ लेगा, 6 बजे चला था, 10 बजे वो उसे पकड़ लेगा। ये वाला आंसर हमारा इसका बिल्कुल सही है। तो सवालों में कुछ टेढ़े सवाल हैं, कुछ मॉडरेट हैं, कुछ आसान भी हैं। इसी तरह के आपके पेपर में आते हैं। गणित वाला पार्ट हमारा हो गया है खत्म। अब जो आएगा हमारा पार्ट वो आएगा हिंदी वाला। हिंदी वाले पार्ट में क्या आता है कि हमारे 4 गद्यांश आते हैं। कितने गद्यांश आते हैं, 4। इन चारों गद्यांशों में से 5-5 प्रश्न होते हैं प्रत्येक गद्यांश में, और बहुत आसान होते हैं। अगर आप इसे ध्यान से करेंगे तो इस पार्ट में आप अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। तो हम इन गद्यांशों को पढ़ेंगे और इन उत्तरों को अब इसमें से देंगे। पहला गद्यांश है, द्वीप में उगने वाली छोटी घास तथा कटीली पत्तियों को बकरियां चरती थीं। कुछ मुर्गियां उनका पीछा करती थीं। यहाँ वहाँ एक तरबूजों का और एक सब्जियों का खेत था। द्वीप के बीच में एक पीपल का पेड़ था, वह वहाँ अकेला पेड़ था। आगे यहाँ पर है, बड़ी बाढ़ के दिनों में भी जबकि पूरा द्वीप पानी में डूब गया था, पेड़ दृढ़ता से खड़ा रहा। यह बूढ़ा पेड़ था। लगभग 50 वर्ष पूर्व बलशाली हवाएं एक बीज को वहां से उड़ाकर ले गईं। उसे 2 चट्टानों के बीच में शरण मिल गई। वहां उसने जड़ें जमा दी और एक छोटे परिवार को छाया और शरण देने के लिए वह बड़ा हो गया। तो ये हमारा छोटा सा गद्यांश है। इसमें से उत्तर देने, एक बार अगर गद्यांश को ध्यान से पढ़ लोगे तो उत्तर बहुत आसानी से दे दोगे। पीपल का पेड़ कितना पुराना था। तो पीपल का पेड़ जो हमारा है वो 50 वर्ष पुराना था। वो इस गद्यांश में हमें दे रखा है सारी चीजें। अगला है हमारा, द्वीप पर कौन रहता था। एक नाविक रहता था, किसानों का बड़ा परिवार रहता था, एक मछुआरा रहता था, या फिर एक छोटा परिवार रहता था। तो द्वीप पर कौन रहता था ये हमें देखना है। तो इसका उत्तर होगा हमारा एक छोटा परिवार वहां पर रहता था। देखिए पहले वाले का उत्तर यह लगभग 50 वर्ष पूर्व है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए एक छोटे परिवार को छाया मिल गई। यहीं से हमें अंदाजा लगाना है प्रश्न के उत्तर का। पीपल का पेड़ किसने लगाया, किसान परिवार ने, नाविक ने, हवा और प्रकृति। देखिए हवा और प्रकृति से वो बीज उड़ा था, वहीं से पीपल का पेड़ लगा था।
शब्द शरण का क्या अर्थ है? देखिए, शरण का मतलब होता है किसी की सुरक्षा में जाना, छाया में जाना। तो यहाँ पर जो 64वां प्रश्न है हमारा, इसका उत्तर होगा सुरक्षा। बकरियां क्या खाती थी? पीपल के पत्ते, तरबूज, सब्जियां, घास और कटीली पत्तियां। तो बकरियां खाती थी हमारी घास और कटीली पत्तियां। उसका उत्तर यहाँ पर दे रखा है, देखिए ये रहा। घास और कटीली पत्तियों को बकरियां चरती थी। तो कितना आसान है इसमें से प्रश्नों के उत्तर देना। अब पहला गद्यांश खत्म, दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं, छोटा सा है ये भी। कुछ लेखक कहते हैं कि शेर ऐसे दहाड़ता है कि उसकी दहाड़ की आवाज़ एक बार में 2-3 दिशाओं में आती प्रतीत होती है। यह बात वैसे असंभव नहीं है जैसी लगती है, क्योंकि पक्षियों की और कीटों की बहुत सी प्रजातियों में चकित कर देने वाली शक्ति होती है। स्पष्ट है कि यदि शेर के पास भी यह शक्ति है तो यह उसके लिए बहुत उपयोगी है। वह अपने शिकार को रात में आतंक की स्थिति में डाल देगा और वे इससे डरकर उससे दूर भागने के बदले अपने शिकारी की ओर ही भाग सकते हैं। बहुत से खालिस्तान के पास यही शक्ति होती है। पहला प्रश्न, तो बहुत से पक्षियों और कीट प्रजातियों के पास ये शक्ति होती है। यहाँ पर देखिए कह रहा है पूरा, पक्षियों और कीटों की प्रजातियों। अगला है, यह अद्भुत शक्ति शेर के लिए इस रूप में उपयोगी हो सकती है कि उसका शिकार उससे दूर भाग सकता है, कई फीट दूर सुन नहीं सकता, उसकी ओर भागा आ सकता है, क्योंकि उसे लगेगा आवाज़ वहाँ से आ रही है, उल्टी तरफ भागेगा और आवाज़ उसी की तरफ से आ रही होगी। अगला है, शब्द बहुत का विलोमार्थी। विलोमार्थी का मतलब होता है इसका उल्टा, देखिए वह अल्प अल्प मतलब होता है कम, तो बहुत का उल्टा कम। आतंक का अर्थ क्या है? आतंक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी को डरा देना, तो इसका मतलब है बहुत भय। शेर की दहाड़ आती हुई लगती है 2 या 3 दिशाओं से। इसका उत्तर होगा, काफ़ी आसान। अगला गद्यांश है, इसे पढ़ते हैं फिर इसके उत्तर पढ़ेंगे। एक समय एक तोता था जो अन्य बहुत से तोतों के साथ एक अंजीर के पेड़ पर रहता था। वे सब पके फलों को खाने का आनंद उठाते थे और पेड़ पर खुशी से रहते थे। कुछ साल में अंजीर का पेड़ बूढ़ा हो गया और उसके फल देना बंद कर दिया। केवल एक को छोड़कर अधिकांश तोते उड़कर भाग गए। उसने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। देवताओं के राजा सक्का ने तय किया कि वह तोते की परीक्षा लेगा। वह हंस का वेश बदलकर तोते के पास आकर पूछा कि उसने अभी तक पेड़ को क्यों नहीं छोड़ा। तोते ने उत्तर दिया, मैं अपने मित्र को नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसने बरसों तक मुझे भोजन दिया है। यह सुनकर सक्का प्रसन्न हो गया। वह तुरंत अपने पुराने रूप में आकर बोला, पेड़ के प्रति तुम्हारी भावनाओं से मैं प्रभावित हुआ। उसके बाद उसने तोते से कहा, तुम क्या चाहते हो? मुझसे मांगो। तोते ने सम्मान में उससे कहा, महाराज मेरे मित्र ने अनेक वर्ष तक मुझे शरण दी है, उसे शक्ति दीजिए कि उसमें साल भर फल लगें जैसे पहले लगते थे। ऐसा ही हो, सक्का ने कहा, और अंजीर का वृक्ष जीवित हो गया और फलों से लद गया। अब देखिए यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न है 5। पहला प्रश्न क्या है? तोते ने वहीं रहने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि वह उड़ने में आलस्य करता था। अंजीर बहुत प्रिय थी। वह स्वार्थी पक्षी नहीं था, उसे अन्य फल पसंद नहीं थे। वह स्वार्थी पक्षी नहीं था। स्वार्थी मतलब मतलबी। गद्यांश में वेश बदलकर का क्या अर्थ है? अपना रंग रूप बदलना, सूरत बिगाड़ लेना, मेकअप करना, कोई वर्दी पहनना। वेश बदलना मतलब रंग रूप बदल लेना। तोते ने सक्का से क्या मांगा? तोते ने सक्का से मांगा कि वो पेड़ दोबारा से जीवित हो जाए, तो पेड़ सदा जीवित रहे, पेड़ पे साल भर फल लगे। उसने ये वाला से जीवित वो जो है वरदान मांगा। अगला है, कहानी हमें क्या बनने की शिक्षा देती है? कहानी हमें बनने की शिक्षा देती है ईमानदार, सच्चा, कृतज्ञ, ध्यान रखने वाला। तो कृतज्ञ कहते हैं उपकार मानने वाले को, तो कहानी हमें उपकार मानने की हमें शिक्षा देती है। शब्द देवता का पर्यायवाची होता है सुर। देखिए, असुर, दानव, दैत्य सब राक्षस के पर्यायवाची हैं। देवता का होता है सुर, इसका विलोम शब्द होता है असुर। अब करते हैं आज का लास्ट गद्यांश। शीला को रात का आकाश देखना अच्छा लगता है। रात में बहुत सारे तारे चमकते हैं। कभी कभी वह अपने पिताजी के कंधों पर चढ़ जाती है। उसे लगता है वह राजकुमारी और तारों के निकट बैठी है। एक दिन दोपहर बाद उसके पिता ने कहा, हम समुद्र तट को जाने वाले हैं, क्या यह मजेदार नहीं है? शीला खुश नहीं थी। अगले दिन सुबह वो समुद्र तट को गए और शीला ने सीपियां इकट्ठी की। शीला को एक अनूठी चीज मिली। यह बड़े संतरी रंग के गुदगुदे तारे सी लग रही थी। क्या यह आकाश से गिरा? और यह चमक क्यों नहीं रहा है? यह तारा नहीं है, उसके पिता मुस्कुराए, यह तारा मीन है, यह समुद्र में रहती है। शीला ने तारा मीन को समुद्र में रख दिया। वे लहरें देखते रहे जो तारा मीन को वापस समुद्र को लेकर बहाकर ले गई। इसके बाद शीला और तारा मीनों को ढूंढने लगी।
उसे तारे और तारामीन दोनों पसंद हैं। उसने समुद्र तट पर लाने के लिए अपने पिता को धन्यवाद दिया। अब इस पर आधारित 5 प्रश्न हैं। पहला है, शीला ने समुद्र तट पर क्या किया? आकाश को देखा, तारामीनों को एकत्र किया, सीपे एकत्र की, या फिर तारे देखे? तो उसने क्या किया? यहाँ पर सीपे एकत्र की, उसमें उसे तारामीन मिल गया था। तारामीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आकाश से गिरी थी, चमक रही थी, संतरी रंग की थी, मरी हुई थी। तो तारामीन हमारी थी संतरी रंग की, ये सत्य है। अनूठी का मतलब क्या होता है? अनूठी का मतलब होता है अनोखी, तो ये वाला इसका उत्तर है। आपके विचार से शीला क्या है? सुंदर राजकुमारी, सीपिया बेचने वाली लड़की, समुद्र तट पर रहने वाली लड़की, छोटी और प्यारी बच्ची। वो एक छोटी और प्यारी बच्ची है। शब्द आकाश का पर्यायवाची आप सबको पता होगा। आकाश का पर्यायवाची अंबर होता है, अग्नि आग का होता है, धरा पृथ्वी का, और सरिता हमारा किसी और का होता है, पर आकाश का तो नहीं होता, आकाश का होता है अंबर। तो ये हमारा हिंदी वाला पार्ट भी हो गया है, गणित वाला पार्ट भी हो गया, हिंदी वाला पार्ट भी हो गया। अब बाकी जो समय बचा है, अब वो सारा हम रीजनिंग पर लगा सकते हैं। हालांकि मैं तो कम समय लगाऊंगा, पर आपके पास जितना भी समय बचेगा वो आप सारा रीजनिंग में लगा देंगे। तो हम चलते हैं रीजनिंग वाले पार्ट पर। तो रीजनिंग वाले पार्ट में हमारे आते हैं 40 क्वेश्चंस, जो कि होते हैं 50 मार्क्स के, यानी कि आधा पेपर रीजनिंग का ही इसमें आता है। रीजनिंग में इसमें 8-10 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चंस में 4-4 टाइप के क्वेश्चंस इसमें बने होते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं प्रश्न संख्या 1 से 4 तक, यानी कि 1 से 4 वालों के लिए ऐसे 4 से 7, 8 इस तरीके से इसमें प्रश्न बने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारे प्रश्न एक साथ दे दिए जाए, छाट छाट के जो ग्रुप बना बना के इसमें प्रश्न दिए होते हैं। तो ये प्रश्न क्या है, इसके निर्देश पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृति ABCD दर्शाई गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी विधि से एक समान है, और जो आकृति भिन्न है उसे हमें चुनना है। तो हमें यहाँ पर 4 आकृति दे रखी हैं, देखिए 4 सवाल दिख रहे हैं आपको। चारों आकृतियों में हमें भिन्न आकृति पर निशान लगाना है। तो हम देखेंगे, पहली आकृति देखेंगे कि इनमें से कौन सी भिन्न है। तो देख गौर से देखेंगे तो इसमें उभार आगे की तरफ है, उभार आगे की तरफ है, उभार आगे की तरफ है, इसमें उभार अंदर की तरफ है। तो ये वाली हमारी भिन्न है, तो ये आंसर इसका होगा। इन चारों आकृतियों में हम देखेंगे कि इस वाले में अंडाकार है बाहर वाली, इसमें बाहर वाली अंडाकार है, इसमें बाहर वाली अंडाकार है। अंडा देखा है ना आपको, इस तरीके से होता है। इसमें गोलाकार है सारी, ये सबसे भिन्न है। इस आकृति में गौर से देखेंगे तो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इसमें 2 त्रिभुज है, एक बाहर वाला, एक देखिए अंदर भी बन रहा है गौर से देखेंगे तो ये वाला हमारा इसका आंसर होगा। इससे अगली आकृति में देखेंगे कौन सी भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर तीर एक दूसरे की तरफ है, तीर एक दूसरे की तरफ है, तीर एक दूसरे की तरफ है, और इस वाले पार्ट में जो तीर है उसके दोनों सिराओं पर तीर लग रहे हैं। तो इसमें जो क्या होगा, हमारा आंसर ये वाला होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न संख्या का निर्देश जो है वो 5 से 8 तक के लिए है। 5, 6, 7, 8 4 प्रश्न इसमें भी आ गए। प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति है तथा ABC और D से चिन्हित 4 उत्तर हैं। उत्तर आकृतियों में प्रश्न आकृति के समरूप आकृति, समरूप मतलब जो बिल्कुल उसी के जैसी है उसे चुनना है। तो बिल्कुल इसी के जैसी हमारी कौन सी आकृति है, मतलब छोटी बड़ी हो सकती है पर हो इसी के जैसी। तो इसके जैसी आकृति हमारी है ये वाली, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर। अगली आकृति को देखेंगे हम, इसके जैसी आकृति कौन सी है जी, ये आकृति आप देख लीजिए। अब मैं आपको इसके उत्तर दिखाऊंगा, विकल्प आप छांटिए, इसके बताइए इसमें से इस जैसी आकृति कौन सी है। तो हमारी इसके जैसी आकृति है, इसमें बी वाली थी। इसके जैसी आकृति बताइए इन चारों विकल्पों में से कौन सी होगी। त्रिभुज और ये बन रहा है, तो हमारी इसमें से आकृति है त्रिभुज, ये वाली आकृति इसके जैसी है, बिल्कुल सेम टू सेम, आप देख बना लीजिए। अगला वाला है इसके जैसी आकृति कौन सी है, आप गौर से देखेंगे, ये आपकी केवल नज़र को देखना है, फटाफट से इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इसका आंसर बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। हमारी बी वाली आकृति बिल्कुल इसके जैसी है। अब चलते हैं 9 से 12 तक। प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति है, एक प्रश्न आकृति दी गई है जिसका एक भाग लुप्त है, यानी गायब है। देखिए ये वाला गायब है। हमें ये बताना है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें करना क्या। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा भाग इसमें लगा दें कि आकृति पूरी हो जाए। इन चारों विकल्पों में से यहाँ से उठा के यहाँ लगा दें कि ये आकृति हमारी पूरी हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आकृति को पूरा कर लो। हम इसे यहाँ कर लेंगे पूरा, ये चाहिए एक हमें, एक ये चाहिए, और ये पूरा भाग। तो ये भाग जहाँ भी होगा और एक बिंदी, वो हमारा आंसर है। तो मेरे हिसाब से जो हमारा आंसर मैच करेगा इसमें, या तो ये वाला होगा या ये वाला, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमें यहाँ पर रखना है। तो ये वाला हिस्सा हमारा, ये वाला आंसर ठीक है, क्योंकि इसमें एक लाइन ऐसे भी चाहिए, वो लाइन ये थी। बेस्ट तरीका यही है इसमें कि आप आकृति को पूरा कर लीजिए और फिर आप मिला लीजिए। जैसे इस आकृति को पूरा करना है हमें,
तो इस आकृति को पूरा करने के लिए यहाँ पे जा रहा है ये, फिर यूँ जा रहा है और फिर यूँ, इस तरीके से है। और यहाँ पर एक गोला बन रहा है और फिर यहाँ ये, और गोले के अंदर प्लस प्लस के निशान है। तो ये जो आकृति हमारी बनी है, जो मैंने अभी डार्क किया है इस स्केच पेन से, बिल्कुल इसके सेम टू सेम कौन सी आकृति आपको नज़र आ रही है? मुझे ये वाली आकृति बिल्कुल इसके सेम टू सेम नजर आ रही है। 2 गोले हैं तो 2 गोले वाली आकृति इसके सेम टू सेम, डी वाला इसका आंसर सही है। अगली आकृति है, आप इस आकृति को पूरा कीजिए और बताइए कि यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक तो इसे मिलाना पड़ेगा, मिल गया। इसके बाद इसे मिलाना पड़ेगा और इसे मिलाना पड़ेगा और यहाँ पर कट्टम कट्टम के निशान लगाने पड़ेंगे जितने भी लग रहे हैं। तो ये पूरी आकृति जो होगी, ये आकृति हमारी कहाँ पर मिल रही है, वो हमारा आंसर होगा। तो ये वाली हमारी डी वाले पार्ट में मिल रही है। अगली आकृति है, इसमें बताना है इस लुप्त आकृति का इसका क्या उत्तर होगा। इस लुप्त आकृति में तो हम क्या करेंगे, इस आकृति को पूरा करेंगे तो यहाँ इसे मिलाएंगे, यहाँ इसे मिलाएंगे और यहाँ इसे मिलाएंगे और यहाँ से 2 लाइन ऐसे करके इसे मिला देंगे और इस वाली लाइन को भी खींच देंगे। अब बताओ इसमें से कौन सी मैच कर रही है। हम गौर से देखेंगे तो इसमें हमारी बी वाली मैच कर रही है। अब जो प्रश्न संख्या 13 से 16 के निर्देश है उन्हें पढ़ लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी हुई है तथा चौथी आकृति के लिए एक स्थान छोड़ा गया, जैसे ये रहा। प्रश्न आकृति श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम मतलब इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है हमारा। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए प्रश्न के बाद उपलब्ध उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न आकृति के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो इसका मतलब है इसमें जो चेंज हो रहे हैं, जैसे ये आकृति यहाँ पर है अभी और ये अब घूम गई 45 डिग्री इधर और ऊपर वाली लाइन टेढ़ी हो गई है। फिर ये आकृति और 45 डिग्री घूम गई है और यहाँ पर पूरी हो गई है एक और लाइन। फिर ये आकृति और 45 डिग्री घूमेगी तो अब ये कुछ इस तरीके से जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, मैं आपको विकल्प दिखा देता हूँ। इसके विकल्प क्या क्या दे रखे हैं, ये इसके 4 विकल्प हैं और ये हमारा प्रश्न है। तो इसके जो विकल्पों में हमारा उत्तर मैच हो रहा है वो ये वाला उत्तर मैच होगा कि एक बार तीर लग गया है, अब जब इधर घूमेगी तो ये तीर लग रहा है और एक इधर तीर और लग जाएगा, ठीक है। अब अगली आकृति देखो, इनमें क्या परिवर्तन हो रहा है और उत्तर क्या आएगा। गुणा का निशान इधर है, गोला इधर है। अब ये एक स्थान इधर गया और ये नीचे आया, फिर ये इधर ये नीचे, अब यहाँ पर ये इधर आएगा और ये ऊपर चला जाएगा। कौन सा आंसर ठीक है, ये वाला आंसर ठीक है। अगला है, ये एस बन रहा है सीधा, ये एस उल्टा भी बन रहा है और ये इस हाथ की तरफ 45 डिग्री चला भी गया है। अब ये हमारा क्या होगा, इन उत्तरों में से हमें छांटना है ये हमारा कितने डिग्री किधर गया है। तो यहाँ पर हम इसे घुमाएंगे जब इस तरफ तो हमारा इसमें से ये वाला आंसर ठीक होगा क्योंकि ये हमारी आकृति अब इस तरीके से बनेगी। 45 डिग्री घुमा, 90 डिग्री, फिर 135 डिग्री, तो ये केवल आकृति इसमें फिट आ रही है। अगली आकृति देखेंगे, देखिए ये आकृति है हमारी। अब ये हम कितने डिग्री घूमे, हम यहाँ से पूरे 90 डिग्री घूम गए हैं। कितने डिग्री, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हम नीचे घूमेंगे तो हमारी आकृति कुछ इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर एक आकृति और दे रखी है, तो हमारा जो आंसर इसमें से ठीक होगा वो ये वाला उत्तर ठीक होगा। अगला देखते हैं हम। अगली जो निर्देश है वो है प्रश्न संख्या 17 से 20 के लिए। प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न आकृतियों के 2 सेट हैं, दूसरे सेट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अब आपको बताना क्या है कि इन दोनों में कुछ संबंध दे रखा है, वो आपको पहचानना है क्या संबंध है। वही संबंध इन दोनों में निकालना। हो सकता है ये घुमाव का संबंध हो, किसी लाइन का संबंध हो या किसी और चीज़ का। तो इन दोनों में जो संबंध वो ये है कि देखिए गौर से देखेंगे तो जो पहली वाली आकृति है, दूसरी आकृति, पहली से दूसरी आकृति में बाहर वाली आकृति तो 135 डिग्री घूम रही है इधर इस तरफ, गौर से देखेंगे। और अंदर वाली आकृति 135 डिग्री घूम रही है उल्टी तरफ, यानी कि ये आकृति तो बाहर वाली तो इधर घूम रही है, अंदर वाली इधर घूम रही है। तो ऐसे इसमें घुमाएंगे, बाहर वाली को इधर घुमा देंगे और अंदर वाली को इधर घुमा देंगे। 135 डिग्री यानी कि जब आकृति ये ऐसे होती है कोई और फिर ये पूरा 90 डिग्री घूमती है ऐसे और फिर 90 डिग्री और 45 डिग्री मिलकर जब 135 डिग्री बनता है। तो इसमें से जो आकृति का आंसर मुझे ठीक लग रहा है वो ये वाला उत्तर ठीक लग रहा है। आकृतियों को आपको एज्यूम करके घुमाना आना चाहिए कोणों पर। अब देखिए इन दोनों आकृतियों में क्या संबंध है। यहाँ पर षट्भुज बन रहा है, यहाँ पर इसके चारों जो भुजाएं हैं उन पर 6 भुजाओं पर वो लग गया है बिंदी, तो यहाँ पर भी चारों भुजाओं पर लगा देंगे इस तरीके से। तो इसमें से कौन सा विकल्प ठीक होगा हमारा, ये वाला विकल्प सही होगा। यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर त्रिभुज के इस शीर्ष से इस तरीके से जाकर ये वर्ग बना दिया है। 19वें सवाल में
तो क्या करेंगे, इसमें एक ज़्यादा आकृति संलग्न है, यानी कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 आकृति हैं, तो यहाँ पर 5 है तो 6 आकृति वाला इसका आंसर होगा। तो 5 आकृति ये हैं, तो 1 2 3 4 5 6 आकृति वाला इसका ये वाला आंसर सही होगा। इस वाली आकृति में देखिए क्या संबंध है इन दोनों में। इन दोनों में संबंध ये है कि ये आकृति एक तो उल्टी हो जाती है और इधर पलट जाती है, और नीचे वाली जो हिस्सा है वो ऊपर आ जाता है और इस तरफ हो जाता है। तो ये आकृति हमारी इधर पलट जाएगी और उल्टी हो जाएगी, यानी कि ये वाला हिस्सा मोटा वाला इधर आएगा, पतला वाला उधर जाएगा। तो या तो ये वाला विकल्प सही होगा या ये वाला। और ये जो आकृति है ये इस तरफ आएगी हमारी और ये उल्टी हो जाएगी। तो इसमें जो हमारा विकल्प सही आएगा 20वें वाले में, वो डी वाला सही होगा। इसके विपरीत दिशा में यह आकृति चली जाती है। अब है प्रश्न संख्या 21 से 24 के बीच में प्रश्न आकृति के रूप में ज्यामितीय आकृति त्रिभुज वर्ग और वृत्त के भाग को प्रत्येक प्रश्न में दर्शाया गया है। ये एक त्रिभुज का भाग है। अब इसमें से कौन सी आकृति इसमें हम उठा के रख दें, देखिए मैं दिखाता हूँ। इसमें से कौन सी आकृति इसमें रख दे कि त्रिभुज पूरा हो जाए, या तो वर्ग बन जाए या वृत्त बन जाए। तो ये तो त्रिभुज बनेगा, वर्ग और वृत्त भी बन सकते हैं। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इससे पूरा ही कर लेंगे। ये लीजिए, हमने इसे पूरा कर लिया, ये यहाँ मिल रहा है, हमने यहाँ मिलाया इसे, और ये ऐसे। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम जो हिस्सा है यहाँ पर कहाँ दिखेगा आपको, वही वाला आपका उत्तर है, सी वाला हिस्सा बिल्कुल सेम टू सेम है। आप चाहे इसे मैच कर लीजिए। अगला बन जाएगा हमारा वर्ग। बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम इसे मिलाएंगे, इसे मिलाएंगे, और जो हिस्सा ऐसे होता है ना उस पर भी पेंसिल फेर दीजिए यूँ, और बिल्कुल सेम टू सेम आप अपनी नज़रें मिलाइए विकल्पों पर, और जो हिस्सा बिल्कुल सेम टू सेम मैच करेगा इसे, वही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो हमारा इसमें जो मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है उत्तर 22वें का ए वाला। अगली आकृति से हमारा वर्ग बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे मिलाएंगे पूरा और ऐसे करके घुमाएंगे, और बिल्कुल इसके सेम टू सेम जो आकृति मैच करेगी वो हमारा उत्तर होगा। तो इसमें हमारा बी वाला इसका उत्तर है। 24वें में आकृति वर्ग बनाना है, तो ये देखिए यहाँ से घुमाया, यहाँ 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 सारा मिला दिया, जो इसे मैच कर रहा है वो हमारा उत्तर होगा। इसमें मैच कर रहा है हमारा बी वाला। अब देखिए आगे आ गया दर्पण। दर्पण के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आगे के लिए भी, और इस परीक्षा के लिए भी, और हर परीक्षा के लिए। दर्पण में क्या होता है आपके कि दर्पण अगर यहाँ रखा है सामने, तो जो हमारा प्रतिबिंब दायां है वो बायां हो जाएगा, बायां वाला दायां हो जाएगा। और दर्पण अगर नीचे रखा होता है तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो यहाँ पर एमिनिटी लिख रहा है, तो ये दर्पण क्या होगा, ए जो हमारा दूर है वो दूर बनेगा, यानी कि ए जो है दूर बनेगा और उल्टा बनेगा। ए का उल्टा हमारा ए नहीं होता, ए का उल्टा, उल्टी आकृति जब बनती है ए की हमारी तो ए बनती है। एम की उल्टी आकृति बनेगी तो एम बनेगी, यानी कि ये आकृति पहले ए आएगा यहाँ पे, फिर एम आएगा, फिर आई, फिर एन, फिर आई, फिर टी और वाई, इस तरीके से बनेगा। और जो इनकी मिरर इमेज बनती होंगी वो इसमें मिरर इमेज बनेंगी। तो मिरर इमेज का पूरा एक चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है। इसका जो विकल्प ठीक होगा वो हमारा ये वाला विकल्प ठीक होगा। इसकी मिरर इमेज बनानी है, तो देखिए यहाँ पर पी इस तरीके से बन रहा है। जब ये पी यहाँ पर दूर है तो यहाँ भी ये दूर ही बनेगा, इस तरीके से ये दूर बनेगा। यहाँ पे दूर है ना इससे, तो ये दूर ही बनेगा, यानी कि जो बायां पक्ष है वो दायां पक्ष में आ जाएगा। ये हमारा दायां हाथ की तरफ हो गया, ये हमारे बायां हाथ की तरफ है, और तीर का निशान जो इस तरीके से है वो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें 26वें प्रश्न का जो उत्तर ठीक होगा हमारा वो वाला होगा सी वाला। ये ऐसे हो जाएगा, पास वाली चीज़ पास ही रहेगी। अब चलते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। 27वें प्रश्न में मिरर यहाँ पर रखा है, तो देखिए ये वाला पार्ट पहुँच जाएगा दूर, ये वाला पार्ट हो जाएगा पास। तो ऐसा कौन सा विकल्प है हमारा, ये दोनों विकल्प मैच कर रहे हैं ऐसे हमारे। 27वां भी, 27वें में 2 विकल्प हमारे हैं, तो ये वाला आंसर हमारा इसका ठीक होगा। अब चलते हैं 28वें पर। इसमें क्या मिरर इमेज बनेगी, देखिए ये दूर वाला हिस्सा, ये जो दूर वाला है दूर बनेगा हिस्सा, ये यहाँ पर, ये पास वाला ये पास ही बनेगा यहाँ पर सेम टू सेम। तो इसमें कोई मिरर इमेज इस तरीके से इसकी बनेगी, 2 बिंदी ये वाली। कौन सी हमारी इमेज इसमें देखिए मैच कर रही है इसको, इसमें हमारी इसमें इसकी ये दोनों इमेज बिल्कुल सेम है। इसमें से कौन सी मैच कर रही है 28वें पार्ट में, डी वाला आंसर हमारा ठीक है। हालांकि देखने में एक सी लग रही है, वो पेपर में थोड़ा डिफरेंस आएगा, तो वो यहाँ पर ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा कागज मोड़ने वाला, ये प्रश्न भी जरूर आते हैं। देखिए कागज मोड़ने के लिए हमने एक पूरा सेपरेट चैप्टर बनाया हुआ है, वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा और थोड़े कैडे सवाल होते हैं ये वाले, तो यहाँ पर मैं विस्तृत में नहीं बता रहा हूँ, केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर आपको उसके उत्तर बता दे रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद इन प्रश्नों को हल करें। जैसे 29वें सवाल में कागज़ पहले यहाँ फिलिप किया गया है, फिर एक बार और फिलिप किया गया और दो इसमें बिंदु लगाए गए हैं।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस कागज़ को जैसे हमने फोल्ड किया है वैसे ही हम इसे ओपन करेंगे। जैसे 2 बिंदी यहाँ पर 2 और आ जाएंगी, और फिर और ओपन करेंगे तो इसमें फिर 2 बिंदी और आएंगी, यानी कि इसमें 3 बिंदी टोटल आएंगी, 6 बिंदी हो जाएंगी कुल मिला के। तो इसका जो आंसर हमारा ठीक होगा वो वाला हमारा होगा। देखिए 2 की 4 हुई, फिर 4 की 2 बिंदी और आएंगी, 8 आएंगी। तो इसका ये वाला आंसर हमारा ठीक होगा। ठीक है, जब इसे फोल्ड किया 2 और फिर एक बार और खोला तो 2 की हो गई 4 की हो गई 8। ये कागज़ है, पहले इस कागज़ को जैसे तीर का निशान लग रहा है वैसे फोल्ड किया, फिर इधर फोल्ड किया, एक यहाँ कट लगाया और एक यहाँ कट लगाया। तो इसे पहले जैसे फोल्ड किया है तो पहले इसे तो ऐसे ओपन करेंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसे पहले जैसे ऐसे फोल्ड किया है फिर ऐसे फोल्ड किया है, तो इसे पहले ऐसे ही ओपन करेंगे फिर इसे ऐसे ओपन करेंगे। जैसे फोल्ड करते हैं हम चीज़ों को वैसे ही सेम टू सेम हम ओपन करेंगे चीज़ों को। तो इसका जो हमारा उत्तर सही होगा 30वें सवाल का, वो ये बी वाला आंसर सही है। ऐसे ही अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 31। ये प्रश्न आकृति है, कागज़ को पहले ऊपर ऐसे मोड़ा गया है फिर ऐसे मोड़ा गया है और यहाँ पर ये वाला कट लगाया गया है। तो जैसे हमने मोड़ा पहले कागज़ को ऐसे ही खोलेंगे, इधर मिरर इमेज बनाते हैं, ये पास वाली इमेज पास में बनेगी, दूर वाली दूर बनेगी, और फिर ऐसे खोलेंगे तो सेम टू सेम वो बनेगी, ऊपर वाली नीचे और ये नीचे वाली ऊपर, और इमेज बना के हम अपना आंसर निकाल देंगे। तो इसका जो आंसर ठीक हो रहा है वो हमारे 31वें सवाल का आ रहा है बी वाला। सेम टू सेम ये इमेज है, पहले कागज़ को ऐसे मोड़ा है फिर ऐसे मोड़ा है, ये कट लगाया है, तो पहले कागज़ को ऐसे ही खोलेंगे इधर और फिर इधर मिरर लगा के खोल देंगे और फिर नीचे मिरर लगा कर खोल देंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर आ रहा है हमारा बी वाला। अगला है हमारा 33 से 36 के लिए जो हमारे दिशा निर्देश हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है तथा ABCD से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। उत्तर आकृतियों से उस आकृति को चयन करना है जिसे प्रश्न आकृति में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता है, यानी कि इसमें से कौन कौन सी आकृतियां लेके हमारी ये आकृतियां बन जाएंगी, ये हमें बताना है। ये आपको इसमें से आपको घुमाकर चलाकर पेंसिल को खुद देख लेना है कि हमारी कौन कौन सी आकृति देखो इसमें से बन सकती हैं, जो बन जाएंगी वही हमारा इसका उत्तर है। तो देखिए हमारी पहली वाली आकृति जो है, देखिए 2 त्रिभुज ये बन रहे हैं और बीच वाली आकृति देखिए हमारी ये बन रही है, तीनों आकृति हमारी इसमें मैच हो जाएंगी, तो ये हमारा इसका उत्तर है। अगली वाली तीनों आकृति देखो कहाँ मिल रही हैं, गौर से देखेंगे तो देखिए ये वर्ग भी है, त्रिभुज भी है और एक अर्धवृत्त भी है। तो वर्ग, त्रिभुज और अर्धवृत्त हमारे इस वाली आकृति में तो नहीं मिल रहे क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, ये 2 वर्ग वृत्त हैं। इस वाली आकृति में नहीं, केवल इस वाली आकृति में मुझे लग रहा है, तो इसका उत्तर भी यही वाला ठीक होगा। ये सारी आकृतियाँ इनमें से कौन सी आकृतियाँ मिल रही हैं, गौर से देखेंगे हम तो ये आकृतियाँ हमें मिल रही हैं इसमें, इस वाली आकृति में देखिए यहाँ पर ये रही ये वाली आकृति और ये रही ये वाली आकृति, और दोनों त्रिभुज हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये आकृतियाँ सारी इसमें मिल रही हैं। अगला है 36वां हमारा, ये सारी आकृतियाँ किस में मिल जाएंगी हमारी, तो ये आकृतियाँ गौर से देखेंगे हम तो ये वाली आकृति देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है ये है त्रिभुज, ये वाला यहाँ पर ये है, ये नीचे वाला एक त्रिभुज है और ये बिंदु यहाँ पर ये है। इस वाली आकृति में सारी आकृति मिल जाएंगी। अब है प्रश्न संख्या 37 से 40 तक। प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है तथा नीचे की ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। उत्तर आकृतियों से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में सन्निहित है। सन्निहित मतलब छुपी हुई है, यानी कि ये आकृति इसमें कहाँ पर मिल जाएगी वो आपको छुप देखना है। तो जो आपको बना के देख लेना। देखिए मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पर ये और यहाँ से ये करके ये हिस्सा यहाँ पर मिल रहा है, तो इसमें हमें डी वाले का इसका आंसर होगा। 38वें सवाल में जो हमारा प्रश्न आकृति ये कौन सी आकृति मिल जाएगी, गौर से देखेंगे। ये आपको घुमा के देखना है, नज़रें अपनी सवाल पर रखनी है, उसके विकल्पों पर रखनी है, उसके बाद ही आप इसका आंसर बता पाओगे। तो देखिए यहाँ पर ये रही आकृति और यहाँ से ये लाइन और ये त्रिभुज देखिए यहाँ पर मैंने बना दिया है, इसमें ये मिल रही हैं। ये आकृति हमारी इनमें से कौन सी आकृति में मिल जाएगी, ये हमें गौर से देखना है। तो हम गौर से देखेंगे तो देखिए अगर मैं यहाँ से खींचूँ, यहाँ से खींचूँ, यहाँ से खींचूँ, यहाँ से ये सेम टू सेम मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो ये वाला इसका विकल्प हमारा सही होगा। इसमें देखेंगे कौन सी आकृति में ये आकृति मिल रही है पूरी तरह से, तो मुझे लग रहा है कि ये आकृति हमारी पूरी तरह से इस वाली आकृति में मिल रही है। देखिए यहाँ से ये और यहाँ से छोटा सा त्रिभुज भी है। इसका आंसर भी हमारा डी होगा। तो ये हमारे 40 सवाल थे रीजनिंग के, थोड़े से टिपिकल सवाल, थोड़े से आसान सवाल, इसी तरीके का आपका पेपर आता है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, पूरा सैम्पल पेपर हमने सॉल्व कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको कोई डाउट है
तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।